क्या हुआ? ऑन है ना? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ? हाँ, बोलो राहुल, बताओ। काइनेमेटिक्स मतलब क्या हुआ? बोलिए राहुल। क्या अगले साल बताओगे? तो काइनेमेटिक्स मतलब क्या हुआ? जा, अविनाश तुम बताओ। तुम बताओ। 2D मोशन को काइनेमेटिक्स कहेंगे? हाँ, तुम बताओ हिमांशु। काउस मतलब किससे हो रहा है? कैसी बातें कर रहे हो? किससे हो रहा है मतलब? हाँ, हमसे बात करो ना। बोलो किससे हो रहा है मतलब? बोलिए तेजस, तुम बताओ। हाँ, कंसीडर अंडर अकाउंट ऑफ काइनेमेटिक्स. This explanation is more or less more appropriate, which is expected from teacher's side. Are you getting it? बस ये कह देना कि कारण, उसका कारण काउज हम इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं. दैट इज नॉट क्वाइट सफिशिएंट फॉर योर साइड because you are not in under 10 class student. Now you are going to become in future most of the, I'm not talking about all of these, but I'm simply saying means 3 or 4 student at least, I think at least 3 or 4 student will definitely try for becoming engineering student. I think so. मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 स्टूडेंट तो जरूर कोशिश करेंगे. Now always try to understand what is engineering. How can I become a good engineer? A good engineer always be responsible for their society. Because engineering and medicals, these two different streams are quite or directly relevant to our society. Okay? आपके जो मेडिकल में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे ईसीजी मशीन, ठीक है, आप लोग अभी उसके लिमिट को नहीं चेक कर पाए हैं. संस्कृत में कहा जाता है परिकाष्ठा. उसके परिकाष्ठा को आप समझ नहीं पाए, इसलिए आप इसको हल्के में ले रहे हैं. जो ईसीजी मशीन है वो यूज करते हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर यूज करते हैं, लेकिन बनाता उसको इंजीनियर है. समझ गए? उसको बनाता इंजीनियर है. एक्सरे मशीन यूज कौन करते हैं? डॉक्टर. किस पर करते हैं? पेशेंट पर. उसकी जीवन को बेहतर करने के लिए, उसके लाइफ को बचाने के लिए, उसके उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जिससे वो अपना जीवन बेहतर नहीं कर पा रहा है. लेकिन बनाता कौन है उसको? इंजीनियर. जीवन कौन बचाता है? डॉक्टर. उस जीवन को बचाने की उस रेस में या उस दौड़ में, उस रास्ते में उसका सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? इंजीनियर. चूंकि आप वो फील्ड में नहीं गए हैं, आप लोग को उसका एहसास नहीं है. और जितना आप यदि समाज को दे देंगे, समाज उसको उससे 4 गुना आपको देगा. और इतना देगा कि आपके पास रखने के लिए पैसा नहीं, मतलब इतना पैसा आपके पास आएगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगा. आपको मतलब मजबूरी में गरीबों को बांटना पड़ जाएगा. ठीक है? लेकिन वो कब होगा? जब आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं और अपने सोसाइटी के लिए ऑनेस्ट हैं और जो काम कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली कर रहे हैं. ठीक है? और वो काम क्या है? पढ़ाई करना. ठीक है? अभी आपका जो काम है वो क्या है? पढ़ाई करना. अच्छे से पढ़िए, बुक्स पढ़िए, नोटबुक्स पढ़िए, या फिर आप टेक्स्ट बुक पढ़िए. उनको पढ़ करके आप जो आंसर देंगे ना, ऑब्वियसली इससे अलग होगा. आपके एक लाइन से हम ये पकड़ लेते हैं, या मेरे जैसे करोड़ों टीचर पकड़ लेंगे कि आप टेक्स्ट बुक से दूर है. जो स्टूडेंट बुक्स पढ़ेगा उसके बोलने का शैली, और जो स्टूडेंट बुक्स नहीं पढ़ता है या फिर कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, उसके बोलने का शैली में जमीन आसमान का अंतर होगा. और यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा एक सरकारी स्कूल के इस बच्चे से ज्यादा अच्छा बोल पाता है? कभी सोचे हैं? ठीक है, आइए. तो इन सारे फैक्टर्स से डिपेंड कीजिए. इन सारे फैक्टर्स हम लोग कब पढ़ते हैं? जब हम काइनेमेटिक्स में होते हैं. और जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक प्लेटफॉर्म और ऐड कर देते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, जो इन सब का पिताजी है. क्या नाम है उसका?
फोर्स। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और बहुत ही खतरनाक इसका आउटपुट है। ठीक है, यहां जहां जैसे ही ये आता है आप इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, खासकर सिविल और मैकेनिकल में तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप। तो ये नहीं है तो काइनेमेटिक्स है, और ये आ गया, ये सब तो रहेगा ही, ये आ गया तो क्या हुआ, डायनेमिक्स हुआ। समझ गए? तो ये चीज को हमें ध्यान लेकर के चलना है। अब हमको एक चीज ये बताइए कि यदि इन सारे फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं तो अब हम उसको रिलेट करेंगे। एक्सेलेरेशन, हम लोग कल जो पढ़े थे वो वेलोसिटी पढ़ लिए थे क्या, और एंगुलर एक्सेलेरेशन भी थोड़ा देख लिए थे, आए थे ना। अब उसको और आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें एक्सेलरेशन में दोनों आएगा, एंगुलर और प्लस टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब, एंगुलर और टेंजेंशियल का मतलब क्या हुआ, यहां टेंजेंशियल क्यों यूज कर रहे हैं, हम टेंजेंशियल की जगह पर लीनियर भी यूज कर सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे, इन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। तो हम किस में रहेंगे, काइनेमेटिक्स में। आज काइनेमेटिक्स एंड करेंगे। बस आपका अपीयरेंस चाहिए, नॉट फिजिकल, मेंटल अपीयरेंस चाहिए यहां पर। समझ गए? फिजिकल अपीयरेंस से कुछ नहीं होता, मेंटल अपीयरेंस नहीं रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि आज जो विषय पे हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा एक लेवल ऊपर है। आप अभी 100 मेगाहर्ट्ज पर समझ लेते हैं, लेकिन ये जो बात हम आज बताने जा रहे हैं वो 150, 160 या 200 मेगाहर्ट्ज पे जाएगा, और जाएगा तो वो जाएगा ही जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम ये कर सकते हैं कि उसको 200 मेगाहर्ट्ज के नीचे रखें, ऐसे तो वो 400 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको 200 से नीचे रखें। तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप अपने 100 मेगाहर्ट्ज से लेवल को बढ़ा करके 200 तक ले जाइए। और वो कैसे होता है, फुल कंसंट्रेशन, एकदम पूरी तरह से ध्यान देना, हर बात पे ध्यान देना, और वो सारी बातें पिछले वाले टॉपिक से रिलेट होंगी। तो पिछला टॉपिक आपका समझा हुआ है या क्लास में आप सिर्फ देखे भी हैं तो आप रिलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग का पहला जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, तो वो है रिलेशन बिटवीन किसके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर स्पीड एंड बोलिए एंगुलर स्पीड। किसकी किस में भी रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड, कुछ निकालना पड़ेगा ना। एंगुलर स्पीड से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड ओमेगा डिनोट होगा, और लीनियर स्पीड करते हैं ना। लीनियर मतलब टेंजेंशियल, टेंजेंशियल क्यों कह रहे हैं, टेंजेंट किसको कहते हैं, यदि कोई एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट को, सर्कुलर पाथ पर जो भी पॉइंट होंगे उसमें किसी भी पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। या कर्व लाइन को टच करता हुआ निकल जाए तो हम उसको टेंजेंट बोलेंगे। क्योंकि यहां पर पाथ सर्कुलर है या कर्व्ड है, क्या है, हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहां पर पाथ क्या है, सर्कुलर है या कर्व्ड है, तो इसीलिए हम यहां पर बात करेंगे उस पॉइंट पर जो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगा वो उस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट से रिप्रेजेंट होगा। और ये आप फील कर पाएंगे, फील कैसे कर पाएंगे, याद कीजिए कभी आप अपने जीवन काल में, आज तक की जितना भी है, छोटा ही जीवन काल है लेकिन जितना भी है उसमें आपने कभी भी वो सुनहरा अवसर पाया है जब आपके हाथ में एक रस्सी है, रस्सी के एक छोर को आपने पत्थर से बांधा है या ढेले से बांधा है या किसी और ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट से बांध दिया है और उसको ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे घुमाएं, कभी ऐसा किए हैं। यदि इसको ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो क्या होगा, टॉप से देखने पर किधर मोशन कर रहा है वो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टॉप से घूमने पर हम घुमा रहे हैं वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो जो उसके पत्थर लगा हुआ है रस्सी के एंड पॉइंट पर, और एक एंड आपके
हाथ में है, तो वो घूम रहा है, वो पत्थर एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, क्योंकि आप रस्सी की छोर को ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पाथ पर घूमेगा, वो पत्थर घूमेगा ना। इमेजिन कीजिए ऐसे घूम रहा है पत्थर वो। तो मान लीजिए कि वो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में घूम रहा है, तो वाई एक्सिस से देखेंगे तो उसका प्योर रोटेशन दिखेगा या सर्कुलर पाथ दिखेगा। तो सर्कुलर पाथ टॉप से देखने पर यानी वाई एक्सिस से देखने पर किधर होगा? वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, आप बहुत खुश हैं, हम घुमा दिए, घूम रहा है वो। और जैसे उसका जैसे हाथ हल्का सा स्पीड धीरे कीजिएगा वो नीचे आने लगता है, फिर तेजी से घुमाता है, फिर वो अपने पाथ को पकड़ लेता है। होता है ऐसा। ऐसे करते 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 मान लीजिए आपने छोड़ दिया, और वो पत्थर उस समय इस पॉइंट पे था, मान लीजिए इस पॉइंट पे था जब आपने उसको छोड़ दिया, तो ये पत्थर घूमेगा सर्कुलर पाथ पर कि उधर निकल जाएगा? टेंजेंशियल, उस पॉइंट पर टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पार्टिकल जो भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है वो हर पॉइंट पर उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस पॉइंट पर हम उसको रिलीज किए, छोड़े, वो पत्थर ऐसे क्यों गया? वो सर्कुलर पाथ पे क्यों नहीं घूमा? उस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन था वो उसमें चला गया। कभी फील किए हैं ऐसा हुआ है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपने उसको रिलीज किया, सेंटर की तरफ उसको कोई फोर्स नहीं मिला, वो फ्री हो गया। तो फ्री हुआ तो जिधर उस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, जिस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होगा उधर मोशन करेगा, इसलिए वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन करने लगता है। क्लियर है ये बात? और यही चीज हम लोग यहां समझेंगे भी। तो अब हमको ये देखना है कि जो लीनियर स्पीड है, लीनियर स्पीड मतलब टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है? तो लीनियर स्पीड मतलब टेंजेंशियल, और एंगुलर तो एंगुलर है ही। तो उसके लिए हम लोग आप हमको पूरा उम्मीद है कि 9th क्लास पास करके आप आए हैं। ठीक है, कक्षा नहीं बोलेंगे, उसमें विवाद हो जाता है। 10वीं कक्षा पास करके आप आए हैं। ठीक है, 10th क्लास पास करके आए हैं ना? अरे पास किए हो कि नहीं? सब ऐसे देख रहे हो क्या? यकीन करो अपने आप पे, किए हो कि नहीं किए हो? किए हो ना, लगता है ना? अच्छा, चलिए, यदि आप लोग 10th पास किए हैं तो मेरे इस बातों पर हां बोलिएगा या ना। ठीक है, देखिए एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पर इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस सेंटर पॉइंट को ओ कह रहे हैं, और ए से बी जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही बोला है अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। 100 मेगाहर्ट्ज से आपको किस पे आना है? तो हाँ, अब ये पूरा फोकस करना है। पानी पीना, ये दुनिया जहान, यहाँ के जाकर के समोसा खा लेंगे, गोलगप्पा दबा लेंगे, या फिर कुछ भी, सब नहीं, सीधे यहाँ फोकस करना है। उसको और इधर कर्ट करो, कर्टेन को इधर खसकाओ पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, आइए अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से। यहां फिसलन है, आप फिसल सकते हैं, तो आपको नहीं है। दोस्ती यारी सब अपनी जगह, यहां पर फोकस करना है कि जो आपके दिमाग में जाएगा वो आपके दोस्त के दिमाग में नहीं जाएगा, और कहीं आपके दिमाग में भी नहीं गया, आपके दोस्त के दिमाग में भी नहीं गया, तो दोनों वहां पर चाट खाते हुए नजर आएंगे। आइए, क्या? नहीं, पहले खाएंगे, विचार करेंगे। ठीक है, अब मैं हरे रंग से कुछ लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। एक लाइन खींच दिया, उसी में तारीफ कर रहा है अपना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये एंगल पूरा दुनिया जानता है 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम एम कह सकते हैं। एम और ए में दूरी है, क्या वो दूरी है? एम और ए में दूरी है। और यदि आप पूरा इस पे ध्यान दीजिए, यदि बी ए की तरफ जाएगा तो एम ए की तरफ जाएगा, बोलो हाँ। क्या सवाल है मेरा? मेरा सवाल नहीं है, मेरा कहना है, मेरा असर्शन है ये। यदि बी ए की तरफ जाएगा तो एम ए की तरफ जाके ही रहेगा। हाँ, लेट से नहीं, जल्दी बोलिए। हाँ, ठीक। तो क्या होगा? तो जैसे जैसे, एकदम बोर्ड को ध्यान से देखिए, माइंड एकदम फोकस्ड, जैसे जैसे बी ए की तरफ जाएगा एम ए की तरफ जाएगा, बोलो हाँ। तो जैसे जैसे, अब और अगला लेवल, इस लेवल पे आ गए, ठीक, अब अगला लेवल पे ले जा रहे हैं। जैसे जैसे बी ए की तरफ जाएगा,
एम ए की तरफ जाएगा, ठीक है, तो बी एम जो परपेंडिकुलर है उसी तरह बी ए भी परपेंडिकुलर होता चला जाएगा। होगा ऐसा? जैसे बी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यदि बी ए की तरफ जाएगा तो मान लीजिए सपोज करें इस पोजीशन पे आ गए, तो यहां आ गए, तो एम शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, आएगा ना। तो जो बी ए जो कर्व लाइन है वो क्या बी एम जो स्ट्रेट लाइन है उससे रिप्रेजेंट हो सकेगा? आ? मेरी बात में कुछ गहराई है? फिर से हम बोलते हैं, बी ए कर्व लाइन है, बी एम स्ट्रेट लाइन है। हमें मतलब किससे है? स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि हमको यहां पर टैन थीटा को डिफाइन करना है। तो टैन डिफाइन कब होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस कि कर्व बाई बेस से होता है? कर्व बाई बेस से तो होता नहीं है, क्योंकि टैन थीटा जब भी डिफाइन होगा वो एक ट्राइंगल के लिए होगा। तो हम चलते हैं किस तरफ? हम चलते हैं बी से ए की तरफ। तो जब बी से ए जाएंगे तो बी से एम जो लाइन है वो भी शिफ्ट होने लगेगा ए की तरफ, शिफ्ट होने लगेगा ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बी ए जो कर्व लाइन है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं बी एम जो स्ट्रेट लाइन है उससे। और ये कब हो पाएगा? जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, है ना। तो जैसे यहां तो नहीं, लेकिन यहां छोटे से एंगल के लिए, एक छोटे से एंगल के लिए हम इसको डी थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो एम यहां हो गया, एम डैश यहां आ जाएगा ना। तो वो छोटे से लाइन के लिए फॉर वेरी स्मॉल एंगल कितना, डी थीटा, उसके लिए उससे पहले हम आते हैं यहां, टैन थीटा बराबर क्या होगा, बी एम बाई ओ एम। होगा? होगा? होगा ना। इफ बी टेंस टू ए, एम टेंस टू, होगा? होगा? और बी एम सॉरी बी ए टेंस टू बी एम, होगा? यानी कि कर्व्ड कर्व्ड लाइन, कर्व्ड कर्व्ड क्या बोलेंगे उसको, कर्व्ड टेंस टू स्ट्रेट, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये समझ में आया? जो हम आपको अभी समझाने की कोशिश किए उसका सारांश है ये। जैसे tan थीटा क्या होगा, बी एम बाई ओ एम होगा, और जैसे जैसे बी ए की तरफ जाएगा एम भी ए की तरफ जाएगा, और इस केस में जो कर्व लाइन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो छोटे से फॉर ए स्मॉल एंगल डी थीटा हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा सॉरी tan डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बी एम डिवीजन में, हाँ, बाय क्या लिख सकते हैं, ओ एम। तो अब इसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये किसमें शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा किसमें, बी ए डिवीजन ओ ए, क्योंकि बी ए किधर शिफ्ट हो रहा है, बी एम की तरफ, और कर्व लाइन किधर शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रेट की तरफ। तो जब वो उधर शिफ्ट होगा तो ओ एम क्या बन जाएगा, ओ ए बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ये। तो यहां से डी थीटा इज इक्वल टू बी ए अपॉन ओ ए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि डी थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। क्या ये पढ़ा था आपने कभी आज तक? अरे बोलो, थीटा इज इक्वल टू, पढ़ा था ना। क्यों हुआ, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, छोटे से एंगल के लिए आप लिख सकते हैं। हम थीटा को भी एक छोटा एंगल मान करके चल सकते हैं। जहां कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आए, जहां कहीं भी ऐसा थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस ऐसा लिखा हुआ नजर आए, तो मतलब आप समझ लीजिए कि स्मॉल एंगल की बात हो रही है। क्योंकि थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस आएगा कहां से, वो तब आएगा ना जब आर्क परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करने लगेगा, ठीक है।
और आपको पता है साइन डी थीटा बराबर क्या होगा, डी थीटा, कॉस डी थीटा बराबर 1। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, ये चीज नहीं पढ़े होंगे, मैथ में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, कॉस डी थीटा इज इक्वल टू 1, tan डी थीटा इज इक्वल टू साइन डी थीटा डिवीजन में कॉस डी थीटा, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई 1 इज इक्वल टू डी थीटा। इसका मतलब है जब भी बहुत छोटे से एंगल की बात होगी, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री मैक्सिमम, तो वहां पर हम डी थीटा यानी साइन डी थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस डी थीटा बराबर 1 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि छोटा सा एंगल है, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, 0 डिग्री की तरफ। तो साइन जैसे 0 है, मतलब कॉस 0 में क्या होगा, 1 होगा, 0 की तरफ शिफ्ट होगा तो 1 होगा। ठीक है, लेकिन साइन को 0 की तरफ शिफ्ट कराएंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमको 0 की तरफ शिफ्ट कराना नहीं, उसको छोटा सा एंगल ले लेना। और चूंकि टैन किस पे डिपेंड करता है, साइन और कॉस पर, इसलिए डी थीटा बाई 1 बराबर क्या होगा। ये 12th में भी आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, रे ऑप्टिक्स में वहां भी पूरा पढ़ना है, समझ गए। चलिए, तो यहां से हम लोग अभी काम चलाते हैं, तो डी थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो इसकी बात हमने क्यों की, यहां से हम लोग लेके क्यों चले, उसका एक बेसिक रीजन है, समझिए क्या, उसका एक बेसिक रीजन हम लोग यहां पर देखेंगे, और वो है क्या, आगे समझते हैं। तो जब हम लोग मान लिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, ठीक, तो आर्क हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहां पर ध्यान रखना है, आर्क जो होगा वो कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पर थीटा, तो अब हम बात कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क, मतलब उसका लेंथ डिवीजन में आर लिख सकते हैं। तो लेंथ को हम एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पर कुछ एजम्पशन समझिए, वेयर एक्स क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, आर क्या है, सॉरी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ और सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यहां जो आर्क है, उस आर्क को, वो जो आर्क ले रहे हैं वही कर्व पाथ का आर्क है वो, और यदि वो कर्व पाथ सर्कुलर है तो सर्कुलर आर्क है ना। यदि कर्व पाथ सर्कुलर है तो वो सर्कुलर आर्क होगा ना। तो अब हम लोग इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो आप ये समझ गए ना कि ये जो एक्स है ये क्या है, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से समझिए, बी जब शिफ्ट होकर के यहां आएगा, ये बी डैश बनेगा, तो ये वाला लाइन यहां शिफ्ट होगा, तो ये जो बी से बी डैश हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा वो एम डैश होगा, और एम डैश एकदम ए से सटने जा रहा है क्योंकि बी ए से टच कर रहा है, तो एम जो है वो ए की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, इसलिए एम डैश से ए का दूरी घटा है बहुत ज्यादा, क्योंकि बी बी डैश पे आ गया है। बोलिए, यदि बी बी डैश पे नहीं आता तो एम भी एम डैश पे नहीं आता, और एम के एम डैश से जाने से फायदा क्या हो रहा है, रेडियस बड़ा, मतलब रेडियस कहां होता जा रहा है, यदि किसी सर्कुलर पाथ का रेडियस कब होगा, जब ओ से ए काउंट करेंगे, और एम जो एम डैश बनने जा रहा है वो धीरे धीरे ए पे पहुंच जाएगा, तो वो सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। समझ गए, तो आप ध्यान से समझिए, अब जो कह रहे हैं, बी से एम डैश को आप मानिए लेंथ, जो dx है, मतलब x है ये, और ये जो b से a कर्व है उसको आप आर्क मानिए, तो आर्क को हम लेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि एंगल छोटा ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आर्क, कौन सा आर्क, b से a, जो अब बन गया b डैश से a, तो जब b से a था तो परपेंडिकुलर कितना था, जब आर्क क्या था, आर्क था b से a, तो उसमें परपेंडिकुलर क्या था, b से m। अब वो और घटा एंगल घटने के कारण b कहां पहुंच गया, b डैश के पास, b पहुंच गया b डैश के पास, तो b से b डैश बढ़ा तो आर्क छोटा हुआ,
तो डिस्प्लेसमेंट भी या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। तो वो कितना हो गया, पहले बी से एम था, अब कितना हो गया, बी डैश से एम डैश। तो वो छोटा हुआ, आर्क भी छोटा हुआ, और ऐसे होते होते एक ऐसा सिचुएशन आया कि आर्क किसके बराबर हो गया, वो लेंथ के बराबर, परपेंडिकुलर लेंथ जो कि बी डैश से एम डैश है, उसके बराबर हो गया। तो उस केस में हम आर्क को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, आर्क को हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। समझ गए इस बात को? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, लीनियर चेंज इन पोजीशन, है ना। तो हम tan थीटा से हम लिख सकते हैं ना, इस ट्राइंगल के लिए, कौन से ट्राइंगल के लिए, ओ बी डैश ए, उस ट्राइंगल के लिए हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, उसके लिए आर्क जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, बी डैश एम डैश के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई, बस कहानी खत्म, अब कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है। अब हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि x इज इक्वल टू क्या है, r, बोलिए x इज इक्वल टू r इंटू थीटा। x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और या छोटा सा चेंज इन पोजीशन कह लीजिए, ठीक है, वो है, और थीटा क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सबसे खतरनाक चीज है ये, टाइम। टाइम वो रस्सी है जो इन सारे फूलों को अपने में पिरोए हुए है, ठीक है, तब जाकर के काइनेमेटिक्स का माला बनता है। तो काइनेमेटिक्स के माला में जो फूल हैं वो कौन कौन है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और उसका धागा कौन है जिससे सारा फूल बना हुआ है, टाइम। क्योंकि पोजीशन चेंज करेगा टाइम के कारण, टाइम होगा ही होगा, पार्टिकल के वेलोसिटी आएगा तो भी टाइम होगा, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा तो भी टाइम होगा, पार्टिकल के पास स्पीड होगा तो भी टाइम होगा, पार्टिकल के पास मोमेंटम आएगा तो भी टाइम होगा, पार्टिकल के पास इंपल्स आएगा तो भी टाइम होगा। सारा चीज किससे जुड़ा हुआ है। इंपल्स नहीं पढ़ाए ना आप लोग को, पढ़ाएंगे, समय आने दीजिए, अच्छे से पढ़ाएंगे, समय आया था फिर सब उसको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, आप लोग तो किताब पलट के देखते नहीं क्या छूटा, हमको भी याद आता है तो हम बता देते हैं। चेंज इन मोमेंटम, ड्रास्टिकल चेंज इन मोमेंटम, हाँ, छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज। आइए देखिए यहां पर, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, dx अपॉन dt होगा r d अपॉन dt। अरे क्यों, क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हो, दोनों साइड कर दिए। आप हमको ये बताइए, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो पोजीशन में चेंज आएगा, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, हाँ, रेडियस में चेंज आएगा, तो उसको बाहर कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ओमेगा बोलते हैं। हम इसकी बात कर रहे, तुम ओमेगा बोल रहे हो। स्कूल गए थे क्या इस बीच में, नहीं ना गए थे, जाना है, लग रहा है जाने पे ये असर है, मतलब नहीं गया, नहीं गया तो ये असर है, जाएगा तो क्या होगा, जाएगा तो अचानक बोलेगा सर बहुत मजाक हो गया, पढ़ाइए। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या कहेंगे, बोलो, ओमेगा बोलेंगे ना, अब ठीक है। तो ध्यान दिए, सुबह वो टहला करो, अनुलोम विलोम करो, ऐसे पैर, एक पैर ऐसे चढ़ाओ, दूसरा ऐसे चढ़ाओ, ऐसे करो, हम ज्यादा करेंगे तो मेरा कम हो जाएगा, हाँ, ये ऐसे पैर चढ़ाता है, ऐसे चढ़ाता है, उसके बोलता है अभी निकलेगा कैसे फिर आदमी बुलाता है, ए, इसको करके निकालो, ऐसा नहीं रहा है, हाँ?
एक ऐसा ही योगा शिविर पे गया था एक आदमी, थोड़ा मोटा था। अब गुरु जो माइक पे बोल दिए, इतना 50 लोग बैठे थे, वो आदमी थोड़ा ईगो पे ले लिया कि हम कैसे नहीं कर सकते हैं, सब लोग क्या समझेंगे। इधर पैर चढ़ाया और इधर पैर तो फंस गया वो। सब उठ गया, जाने लगा, अपना सब बैट मोड़ रहा है। बोला है उठो, तो हाँ हाँ उठ रहे हैं, सब बैट मोड़ रहा है, अपना सब कंधा पे ले लिया। क्या भाई यही रहना है? नहीं रहना तो नहीं, लेकिन निकल नहीं रहा है। निकल ही नहीं रहा है, उसका एक पैर निकला ही नहीं। फिर उसको दो आदमी मिले। तब बेचारे का पता चला कि वो बैठे रहना मजबूरी था उसका। आइए, ठीक है। तो पैर पे पैर चढ़ा के क्या करना है? अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। सांस लेना है, छोड़ना है। आप कहीं सांस लेके छोड़ नहीं देना है। छोड़ना है सांस, फिर सांस लेना भी है, ठीक है। बीच में रुकना, समझ गए? फिर हमें को दोस्त आएगा, आप बोले थे लेने के लिए, सांस ले तो लिए, छोड़ने के लिए नहीं बोले थे आप। आइए, v इज इक्वल टू कितना? हाँ, ये बहुत खतरनाक सॉल्यूशन आया है। इतना खतरनाक है ये कि मत कहिए कितना खतरनाक। इसमें हमने क्या किया, क्या पढ़े थे हम लोग? रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड, कितना बेहतरीन एग्जांपल आया है। इसको हम लोग रिलेट करके आगे बहुत सारा काम करेंगे। आपको रियल लाइफ में रियल सिचुएशन में ये फार्मूला काम करता है कि नहीं करता है, वो भी एहसास कराएंगे। एकदम एकदम रिलैक्स होकर एहसास कीजिएगा आप उसको बहुत बढ़िया से, समझे? बस जो हम बताए हैं उसको फील कीजिएगा। वो रस्सी वाला फील किए थे, हाँ बस, तो वो होगा, यहां भी होगा, देखिएगा, समझ गए? तो यहां पर क्या बोल रहा है? लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मतलब लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड को हमने लीनियर स्पीड से कनेक्ट कर दिया, समझ गए? अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बोलिए? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। छापिए, तुम 25 पैसा वाला क्यों मुस्कुरा रहे हो? आ? क्या है ना, यही तो हम लोग का काम है। देखो यहां आपस में ग्रुप बना लिए हो, थोड़ा देर में सब अपना अपना बैग से निकालेगा, तुम निकाले, चलो निकालते हैं। सब अपना अपना ग्लास निकालेगा और करेगा चीयर्स। चलिए देखें यहां पर सब लोग, एक बेहतरीन प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन की बात है, सर्कुलर मोशन से अलग होगा रोटेशनल मोशन। लेकिन यदि आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये बात को एकदम ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, और ये होगा। आज तक जो भी बोले हैं वो हुआ है, और इसलिए हुआ है क्योंकि आपने घर पे पढ़ाई ठीक से नहीं की है। हम सब की बात करते हैं, एक आध दो छोड़ दें, लेकिन 98% आपके बैच में 98% लोग अपने घर पर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो किताब कॉपी खोल करके बस उसको सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना, उसके कॉन्सेप्ट में अपने आप को रिलेट करना, वो पढ़ाई होता है। पहले जमाने वाला पढ़ाई नहीं है, 10th वाला पढ़ाई नहीं है, ये 9th लेवल वाला पढ़ाई नहीं कि रट गए। रटिएगा तो तुरंत उल्टी कर दीजिएगा, समझ गए? जो जो स्टूडेंट फिजिक्स रटा है उसका फिजिक्स जो है ना, वो एस से शुरू हुआ है। फिजिक्स पी से शुरू होना चाहिए था, उसके जीवन का फिजिक्स एस से शुरू हुआ है। जो जो स्टूडेंट फिजिक्स को रटने की कोशिश किया है। हालांकि हम तो जब पढ़ते थे 10th क्लास में, तो हम सोशल साइंस को, मतलब सिविक्स को भी या फिर हिस्ट्री को भी हम रटते नहीं थे, उसको भी हम रिलेट करके पढ़ लेते थे। आज भी हमसे आप पूछिएगा तो फ्रांसिस रेवोल्यूशन या इटालियन रेवोल्यूशन या इंडियन रेवोल्यूशन, सब में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, उनसे कोई कनेक्टिविटी है तो क्या कनेक्टिविटी है? रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सारे चीजें कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिक रीजन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेसिक रीजन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंस्टिगेट कैसे कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, ये सारे चीज का नॉलेज है हमको। अब हमको चेक कर रही है,
ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ठीक है। उसका नाम हमको याद नहीं क्योंकि ये तो प्रैक्टिस की चीज है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया उस समय एक छोटा सा कंट्री होता था यूरोप में, ठीक है, जस्ट नियर बाई इटली के आसपास ही रहता था, उसका एक जगह है। तो वहां के राजकुमार का ना एसेसिनेशन हो गया था। वो इंस्टिगेटिंग पॉइंट था। फॉर्म तो पहले बहुत पहले से डेवलप कर रहा था, लेकिन वो इंस्टिगेटिंग पॉइंट था जिस कारण से वो एक टर्न कर गया, पोलराइज हो गया यूरोपियन कंट्री। पोलराइज किस में टर्न में हुआ? तो यूरोपियन कंट्री में ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ा हुआ था इटली। कुछ दिनों के बाद आ गया फ्रांस, एक एक ग्रुप बन गया। और इधर फ्रांस कर रहे हैं, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एक साथ आ गया था। और इधर फ्रांस, क्योंकि जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर था, खासकर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर था, तो वो फ्रांस को कुछ समझता ही नहीं था, मन लगाने के लिए भी अटैक करता रहता था, ठीक है। इसको बताने का तरीका है, तो फ्रांस को कभी कुछ समझता ही नहीं था वो इटली। मन नहीं लग रहा है, चलो फ्रांस को मार के गिराते हैं, ठीक है। फ्रांस को बम गिरा दिया, कुछ कर दिया। तो फ्रांस मदद मांगता था किससे? चलिए, ठीक है, सारे की कनेक्टिविटी है, हिस्ट्री है। मास्टर ठीक कर रहा है ना? सही जवाब दिया ना? आइए अब मेरे प्रश्न का जवाब दो। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है, इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास जो लीनियर स्पीड होगा वो v होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब ये पॉइंट A है, अब इस पॉइंट को B कह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर उसके पास जो स्पीड होगा वो v होगा। सर स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, लेकिन पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होगा। दो तरह का वेलोसिटी होगा, लीनियर और एंगुलर। लीनियर और टेंजेंशियल नहीं है, दोनों एक ही चीज है। एंगुलर और लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ के थ्रू फॉलो होगा, और एंगुलर मतलब एंगुलर कर्व के थ्रू फॉलो होगा, ठीक है। तो अब जैसे पार्टिकल इस पोजीशन पे था, तो उसका रेडियस ये हुआ r, और यहां पर रहेगा उसका रेडियस तो भी वही रहेगा r, ठीक। क्या चेंज आया थीटा में? तो लीनियर वेलोसिटी चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहां पर पार्टिकल का डायरेक्शन, वेलोसिटी का, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस में, लेकिन यहां वाई एक्सिस से अलग है, वाई और एक्स के बीच में है। इस पॉइंट पे जाएगा तो उस समय टेंजेंशियल स्पीड देखेंगे, ये v होगा, ये नेगेटिव एक्स में आ गया। चलना कहां स्टार्ट किया था? पॉजिटिव वाई में, फिर इंटरमीडिएट किसी पोजीशन पे कुछ अलग एंगल पे रहा, फिर यहां नेगेटिव एक्स में आ गया, फिर इस पोजीशन पे चेक करेंगे तो किधर होगा? नेगेटिव वाई में होगा। और यदि इस पोजीशन में चेंज करेंगे तो चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस में। हर पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको स्पीड बोलते हैं, वो कांस्टेंट रह भी सकता है और कांस्टेंट नहीं भी रह सकता है। ये टॉपिक या क्वेश्चन या फिर हमारा जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? बोलिए। वेलोसिटी वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड। बोलिए, मैग्नीट्यूड जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड, और दूसरा डायरेक्शन। यदि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। आइए फिर से वेक्टर पर प्रकाश डालें। आइए वेक्टर पर हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं, टार्च, ठीक है, प्रकाश डालते हैं वेक्टर पर। वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है? आपको बताया भी थे कि यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज करेगा, यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज किया, तो वेक्टर चेंज करेगा, और यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज किया तब तो खैर कोई भी कीमत पर वो रुकेगा नहीं, चेंज करेगा ही करेगा। यहां पर कौन सा विकल्प है? डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड इज रिमेन कांस्टेंट इफ magnitude is remain constant, but direction will definitely change. Why? Because we are talking about circular path. So direction in circular path, direction of body in circular path always changes. It cannot be constant. वो चेंज करेगा ही करेगा, कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। तो डायरेक्शन चेंज किया, बस कहानी खत्म। वेलोसिटी क्या किया? चेंज किया,
और आपको पता है जब जब वेलोसिटी चेंज करता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। चलिए कोई बात नहीं, जब जब वेलोसिटी चेंज करेगा, जब कभी भी वेलोसिटी चेंज करेगा, तब तब एक्सेलेरेशन आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम, ठीक है। तो जब जब वेलोसिटी चेंज करेगा कौन आएगा? एक्सेलेरेशन आएगा। और एक्सेलेरेशन आने का कारण क्या होगा? क्योंकि बल होगा, बल होगा तो एक्सेलेरेशन होगा। और वो बल क्या करेगा? बॉडी के अपनी स्थिति में, अपने स्टेट में बदलाव लाएगा। तो जब जब उसका क्या मीनिंग हुआ? जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का वर्चस्व बनेगा, तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की फिर से संस्थापना करने के लिए मेरा जन्म होगा। हम आएंगे, हम प्रकट भी होंगे, हम जन्म भी लेंगे। और तब तब जो साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे सामाजिक लोग हैं, उनकी रक्षा करेंगे। और जो बुरे विचार के लोग हैं उसका नाश करेंगे। और मैं आऊंगा, मैं आता हूं, मैं हर सदी में आऊंगा। भगवान, ठीक है। आइए, तो डायरेक्शन चेंज किया। अरे बोलिए हाँ, क्यों किया? इस पॉइंट पे इधर, इधर इधर इधर, हर पॉइंट पे अलग अलग हुआ। सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए तैयार है वो। तो जब जब सर्कुलर पाथ पर कोई भी पार्टिकल अपना अपने पोजीशंस पर जब भी आएगा तो वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा और तब तब एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर इसका स्पीड का बात कर रहे हैं। तो हम जब बात करते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका स्पीड जो है v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ओमेगा बराबर क्या होगा। ओमेगा बराबर क्या करना है हमको? हमको ओमेगा बराबर निकालना है कि क्या होगा। तो ओमेगा के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, v इज इक्वल टू क्या? आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना? v अपॉन आर। v कितना है? 20 बाई आर कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो गया? 20 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू कितना? बोलिए 2000 होगा। 2000 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब है यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, ध्यान समझिए, और यदि उसका रेडियस बहुत छोटा है तो स्पीड उसका ऐसे भी ज्यादा हो जाएगा, एंगुलर स्पीड ऐसे भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा किस पर डिपेंड कर रहा है? v अपॉन आर पर। यदि आर छोटा है और v ज्यादा है तो एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा। आर बड़ा है, स्पीड छोटा है तो एंगुलर स्पीड छोटा होगा। इसका मतलब बड़े सर्कुलर आर्क पर यदि कोई बॉडी हाई स्पीड से भी चल रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड कम होगा। और जो छोटे से एंगुलर, छोटा सा डिस्टेंस पे भी, मतलब छोटे से सर्कुलर पाथ पे भी कोई बॉडी का स्पीड कम भी है, स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड भी है, तो उसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा। इसीलिए जब कभी आप गियर वाला साइकिल देखे हैं तो गियर वाला साइकिल में यदि साइकिल स्लो स्पीड पे चल रहा है तो वो उसका जो चैन है वो बड़े पिनियन में है या छोटे पिनियन में लगा हुआ है? कभी ध्यान दिए हैं आज तक? राहुल बताएगा। ऐसा लगा होता है ना। तो मेरा सवाल ये है कि यदि साइकिल स्लो चल रहा है तो उसका चैन जो है वो इंगेज किस पिनियन में? छोटे वाले में या बड़े वाले में? बड़े वाले में, है ना। तो बड़ा पिनियन यानी रेडियस, तो अब बड़ा पिनियन है, रेडियस बड़ा है और स्पीड छोटा भी रखेंगे तो एंगुलर स्पीड छोटा हो जाएगा। ठीक।
अब यदि मान लीजिए सेम स्पीड रखे हैं जो आप बड़े पिनियन में रखे थे, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपने चैन को शिफ्ट करके किस में ला दिया, छोटा पिनियन में ला दिया, तो स्पीड बढ़ेगा उसी स्पीड पर। क्यों? क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं? बोलिए हाँ। ठीक, तो यहां से ये निकल गया। अब छोटा सा एग्जांपल लेकर हम और कर सकते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, टाइम है मेरे पास क्या? पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये पॉइंट पर इस डायरेक्शन में उसके पास v है, और उस देर के बाद यहां उसके पास v है, ठीक, ये थीटा है। तो अब रेडियस r बराबर सपोज 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड, क्या मतलब ओमेगा, फॉर t बराबर कितना, t बराबर 2 सेकेंड से लेकर के t बराबर 4 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो रेडियस पता है, ठीक है, तो रेडियस पता है। मान लीजिए पार्टिकल यहां t बराबर 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर यहां है, और ये t बराबर 4 सेकेंड है, ठीक है। तो पार्टिकल का एंगुलर स्पीड निकल सकता है। पार्टिकल t बराबर 2 सेकेंड पे 0 पे है, और 4 सेकेंड पे कितना गया, उस पॉइंट पे गया, तो थीटा एंगल सस्टेन हुआ। तो हम क्या एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं? बोलिए। यदि हमको स्पीड, इसका वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है, तब बोलिए, हाँ बताइए। तो पार्टिकल किस स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो v बराबर क्या होगा, r ओमेगा। तो v तो 10 है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, 10, 10 डिवीजन में 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 1000 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 500 रेडियन पर सेकेंड। होगा ऐसा, निकलेगा। तो इसे एंगुलर स्पीड निकालिए। एंगुलर स्पीड से हम ये पता कर लिए कि पर सेकेंड पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये 500 रेडियन पर सेकेंड का मतलब क्या है, पार्टिकल 500 रेडियन एंगल कवर कर रहा है हर सेकेंड में। तो 500 रेडियन को यदि हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि पार्टिकल कहां पर होगा पर सेकेंड, मतलब कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर पा रहा है। समझ गए? 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड में वो 1 रेवोल्यूशन से ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है ये चीज? तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं यहां। ऑलवेज डायरेक्टेड, लीनियर स्पीड और टेंजेंशियल स्पीड ऑलवेज डायरेक्टेड टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, and the point, the point at which tangent is traced, point at which tangent is traced is the position of a particle or body, is the position of a particle or body at that at that at a particular time, position of a particle or body at a particular time, ठीक है। when, आगे लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए, when the position of a particle changes on circular path, when the position of a particle changes, when the position of a particle changes
on a circular path, then tangential velocity or direction of tangential speed, then tangential velocity or direction of tangential speed also changes. Tangential speed also changes. Also changes. So we can say, in a circular motion, tangential velocity of the particle, in a circular motion, tangential velocity of the particle always changes, always changes, always changes by changing the position of a particle, always changes by changing the position of a particle. अगले पॉइंट में लिखिए, देयर इज लीनियर रिलेशन, ऐसे लिखिए, देयर इज लीनियर रिलेशन, देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन tangential speed and angular speed of the particle. There is linear relation between tangential speed and angular speed of the particle. For a particular circular path, for a particular circular path where radius is constant, for a particular circular path where radius is constant, comma, by increasing angular speed, tangential speed will also increases. Tangential speed also increases. By increasing the angular speed, tangential speed also increases. Also increases. अगले पॉइंट में लिखिए, as we know the tangential velocity changes continuously. As we know, tangential velocity changes continuously on a circular path. Tangential velocity changes continuously on a circular path. Its speed may remain constant. Its speed में ब्रैकेट में दीजिए, its speed ब्रैकेट में tangential speed, its speed ब्रैकेट में tangential speed, ब्रैकेट क्लोज, may also be constant, may also be constant. Such kind of circular motion is known as uniform circular motion. Such kind of circular motion is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके जस्ट बगल में लिख लीजिए, टेंजेंशियल स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. टेंजेंशियल स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. टेंजेंशियल स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, तो आप ये बात को समझ पा रहे हैं कि
अभी जो कंक्लूड किए हैं बात, उस पर कंक्लूडिंग बात क्या है, फिर से रिपीट भी करेंगे इसको अगले क्लास में, कि कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि हर पॉइंट पर पार्टिकल के टेंजेंट से रिप्रेजेंट होगा। जैसे देखिए यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर उससे टेंजेंट, इस पॉइंट पर उससे, और इस पॉइंट पर उससे। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम किसी भी पॉइंट पर, देखिए ध्यान से, यहां से लोग, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन होगा, जो उसका रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री पर होगा होगा तो हर पॉइंट पर पार्टिकल, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर पॉइंट पर उसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा होगा ना। जैसे दीपावली में हम लोग देखते हैं वो घिरनी, जिसको हम लोग उसको साइड में पॉइंट पे जहां वहां बारूद होता है वहां आग देते हैं तो वो घूमने लगता है तो उसका जो घिरनी का जो भी उसका चिंगारी निकलता है वो हमेशा उसके सर्कुलर पाथ के टेंजेंट निकलता है। बोलिए, कभी गौर किए हैं? हाँ, किसी ने गौर किया है? सर गौर क्या करना, लाना है छोड़ देना है। गौर करने बैठेंगे तो छोड़ ही नहीं पाएंगे। क्या क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इससे चिंगारी निकला, इससे चिंगारी निकला तो चिंगारी इस डायरेक्शन में गया। हा? सबके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हा? ये तुम्हारा टाइम खत्म हुआ मास्टर, निकल लो यहां से। आइए, चिंगारी ऐसे निकल रहा है ना, तो इसके सर्कुलर मोशन से टेंजेंट डायरेक्शन में है ना, और ये इधर फोर्स लगाया तभी तो उसको रिएक्शन मिलता है तो घूमने लगता है। वो थोड़ा टेक्निकल चीज हो गया, उसके बारे में नहीं जानिए, आप मस्त होकर फोड़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंट डायरेक्शन में चिंगारी निकलेगा ना, तो हर पोजीशन पर पार्टिकल का मोशन जब भी होगा तो उसके टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, ये तो तय है। इसलिए कंक्लूडिंग बात क्या है जो हम लिखा भी दें आपको, कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज करेगा ही करेगा, ये तय है, वो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। मतलब कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी वो हमेशा चेंज करेगा। तो क्या कांस्टेंट रह सकता है? तो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, उसका स्पीड कांस्टेंट रह सकता है, डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा। और हम आपको बताए भी थे कि स्पीड क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा। और कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन होगा ही होगा। कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो यदि कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है और यदि उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड, यदि वो टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन, तो वो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़े हैं ना आप, उसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका कंडीशन क्या है कि उसका टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलेगा ही। और यदि उसके टेंजेंशियल स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहा, डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेंजेंशियल स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहा, तो मोशन कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो तरह का आपको मोशन पढ़ना है। इन जनरल हम लोग कल के क्लास में हम लोग उसको पूरा अच्छे से डेराइव कर देंगे और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डेराइव करेंगे, डेरिवेशंस लंबा जाएगा थोड़ा। और आपका बेसिक वेक्टर का अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, वेक्टर का कंपोनेंट लेना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा ये पता होना चाहिए, और फिर ओमेगा एंगल को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ये पता होना चाहिए। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कल के क्लास को समझने के लिए। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास से कम 3 गुना इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास से आपको ये फील आएगा कि सही में सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है। हमको तो फील आता था आप लोगों के क्लास में जब पढ़ते थे, हम जब आप लोगों की एज में थे तो हमको फील होता था, क्योंकि मेरा मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग रहा था
और जेईई मेंस में भी मेरा मैकेनिक्स का क्वेश्चंस बना था, सारे नहीं बने थे लेकिन 80% क्वेश्चंस बन गए थे मैकेनिक्स के, तो जो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेईई मेंस में जनरली 80% क्वेश्चंस मैकेनिक्स के नहीं बनते हैं जनरल स्टूडेंट से, ठीक है। तो वो मेरा बेहतर था, इसीलिए जब मेरा जेईई मेंस क्वालिफाई हुआ तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज था कि मैकेनिक्स मेरा बढ़िया है, इसलिए हमको मैकेनिकल लेना है, और इसीलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया। तो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया तो सही मायने में हमको उसको बहुत हेल्प मिला, बहुत ज्यादा हेल्प मिला। तो मेरा वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेहतर हुआ, उससे इंजीनियरिंग ड्राइंग बेहतर हुआ, उससे कनेक्ट हुआ मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो बेहतर हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स बेहतर हुआ, और उसके साथ साथ फिर आगे जाकर मशीन डिजाइन बेहतर हुआ मेरा। ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं जिसको मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd और फाइनल ईयर को पढ़ाया है। आप आगे अभी से 1 साल और फिर 3 साल 4 साल के बाद कोई स्टूडेंट यदि पढ़ेगा वो चीज मैंने वहां पढ़ाया है, समझ गए। तो वो चीज का हमको बहुत हेल्प मिला। आप कहिएगा तो मैकेनिक्स हम 6 साल पढ़ा देंगे आपको, लेकिन उतना आप सह नहीं पाइएगा। ज्ञान भक्ति उतनी ही जिससे मोक्ष मिल जाए। भगवान की भक्ति उतनी कीजिए जिसमें भगवान बोले हाँ निकल लो, हो गया, आशीर्वाद दे दिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर